Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी एंड आज हम देखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके डिफरेंट टूल्स क्या हैं, टेक्निक क्या हैं। और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने देखा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, वो कैसे इम्पैक्ट डालता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। सो आज हम देखते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करना है हमें। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, प्राइस ज़्यादा चीज़ों के बढ़ जा रहे हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, या कम हो रहे हैं तो इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ को इंड्यूस करना है। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट. Inflation management refers to the process of monitoring, controlling, and regulating the inflation rate in the economy using the various policies. इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी. बेसिकली क्या होता है कि आप जब इन्फ्लेशन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो आप उसे मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं जहाँ करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत होती है, और उसे रेगुलेट करते हैं. ये किसके थ्रू करते हैं? या तो इसे गवर्नमेंट, इसे दो तरीके से किया जा सकता है, या गवर्नमेंट करती है या और मतलब दोनों मिलकर करते हैं. गवर्नमेंट एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, दोनों मिलकर करते हैं. आरबीआई किसके थ्रू करती है? मॉनेटरी पॉलिसी बना के करती है. और जो गवर्नमेंट करती है वो फिजिकल पॉलिसी बना के, बजटिंग करके करती है. सो पहले देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मतलब कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी. जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है हमारी आरबीआई, या तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी या क्रेडिट अवेलेबिलिटी को वो कंट्रोल करते हैं. इसके थ्रू क्या क्या होता है कि कभी मार्केट में जब ज़रूरत होती है तो वो कैश को पंप इन करते हैं, और जब कैश ओवरफ्लो हो जाता है तो वहाँ से सप्लाई को कम करते हैं, मनी सप्लाई को, जिससे क्या हुआ कि प्राइस स्टेबल बने रहें. ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के: accelerating the growth of the economy, maintaining price stability, generating employment and stabilizing the exchange rate. तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के. सो देर आर टू टूल्स जिसको यूज करने से क्या होता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कैश फ्लो को या लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं. तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. किसमें? एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक, एक होता है क्वालिटेटिव टेक्निक. तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या आता है हमारा रेपो रेट या CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन. और क्वालिटेटिव टेक्निक से यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिट राशनिंग करेंगे, मोरल सुएसन करेंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को हम एडजस्ट करेंगे. तो ये डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं. तो इनको हम अभी ब्रॉड कैटेगरी में थोड़ा सा आगे देखेंगे, मतलब इसके बारे में और जानेंगे हम. इसके बाद क्या है टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ये यहाँ पर दो टाइप मेंशन है. ये दोनों टाइप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं. या तो ये होगा किसी टाइम पे, अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर इसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी. अगर ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्टरी जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इंड्यूस करती है. अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, मतलब कैश फ्यूज करना है, मार्केट में ज़्यादा कैश लाना है, मार्केट में से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके, तो वहाँ पे कैसी पॉलिसी को यूज करते हैं हम? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को. तो अब देख लेते हैं क्या क्या होते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. दिस इज आल्सो नोन एज अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं उसे. कौन सी? अकोमोडेटिव. इट यूज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी टू स्टिमुलेट ग्रोथ. ये कब यूज की जाती है? कि हम मार्केट में जब हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना हो. तो बेसिकली इससे क्या होता है कि बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों के पास पैसा हो जिससे लोग खर्च कर सकें और जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो. हमने कल इन्फ्लेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया था एक कर्व के थ्रू. कौन सा था वो? फिलिप कर्व. वो भी हमें याद रखना होता है. हाउएवर, यहाँ पर नोट्स भी है, हाउएवर एक्सेसिव यूज में लीड टू हाई इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन.
अगर आपने कुछ ज़्यादा ही मनी सप्लाई मार्केट में अगर बढ़ा दी तो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा कॉशन रहना चाहिए कि ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में ना बढ़ जाए। अब जो एक्सपेंशनरी हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें कौन कौन से एक्शन किए जाते हैं जिसके थ्रू हम मनी सप्लाई बढ़ाते हैं मार्केट में। तो उसमें पहला है डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट मेक बोरोइंग चीपर फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, दिस एनकरेज मोर लोन, बूस्ट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, हाई मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। बेसिकली क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। तो इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा कि लोग आसानी से लोन ले पाएंगे। मान लो पहले अगर 7% पे लोन मिल रहा था, अब गवर्नमेंट कर देगी कि 4% पे लोन मिल रहा है, तो लोग क्या हुआ, ज़्यादा लोन लेना शुरू कर देंगे। जब ज़्यादा लोन लेना शुरू कर देंगे लोग, तो क्या हुआ, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक। इससे क्या मतलब है कि देखो, बैंकों को या तो CLR, वो SLR और CRR, ये रेशियो क्या हुआ, मेंटेन करके रखने होते हैं, है ना। तो इनको RBI क्या करता है, कम ज़्यादा करता रहता है ज़रूरत के हिसाब से। अगर मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाना है हमको, तो इन दोनों लिमिट्स को कम सेट कर देते हैं, जिससे कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। और अगर मनी सप्लाई कम करनी है तो SLR और CRR के रेस, मतलब जो परसेंटेज बैंक में या RBI के पास रखना होता है पैसा, उसको वो बढ़ा देते हैं, जिससे कि बैंकों के पास ही पैसा कम हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, लोन दे नहीं पाती हैं लोगों को, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। और तीसरा तरीका है परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है कि अगर मान लो मार्केट में आपको कैश बढ़ाना है, तो जो RBI क्या करेगा, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं, उनको खरीद लेता है। तो वो अपने पास खरीद लेगा, तो उसके बदले में क्या होगा, पैसा देगा। तो मतलब क्या है कि RBI के पास से पैसा कहाँ चला जा रहा है, मार्केट के पास चला जा रहा है, बैंकों के पास चला जा रहा है। द सेंट्रल बैंक बाय गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम द बैंक और पब्लिक, पेइंग कैश इन रिटर्न। यही मैंने अभी बताया कि वो मार्केट से या बैंकों से क्या करते हैं, लोगों के पास से सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं। जब सिक्योरिटी को खरीदते हैं तो उसके बदले में वो क्या देंगे, उन्हें कैश देते हैं। जैसे कैश दिया तो क्या हुआ, मार्केट में कैश बढ़ गया। कैश बढ़ गया तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। तो ये हमारी होगी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके जस्ट अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको हम इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा, लोग लोन नहीं ले पाएंगे। लोन नहीं ले पाएंगे तो इन्वेस्ट, जो उनकी जो खर्च करने की जो ताकत थी वो कम हो जाएगी, पैसा खर्च करने की, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा इकोनॉमी में। इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे क्या है कि CLR, SLR एंड CRR की वो क्या बढ़ा देंगे, लिमिट बढ़ा देंगे। और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अब क्या करेगी RBI के पास जो सिक्योरिटीज़ थी उनको मार्केट में बेचेगी। मार्केट में बेचने से क्या होगा कि सिक्योरिटी मार्केट में चली जाएंगी, और उसके बदले में जो जनता है या बैंक है क्या करेंगी, RBI को पैसा दे देंगी। तो सारा पैसा कहाँ चला गया, लिक्विडिटी कहाँ चली जाएगी, RBI के पास। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक है हमारा यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन इन इंडिया। इनको कैसे देखते हैं, फ्लेक्सिबल टैक्सेशन टारगेट फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, किसमें, हेडलाइन इन्फ्लेशन में। हेडलाइन इन्फ्लेशन में इसको कब, और इसमें क्या था, फ्यूल एंड फूड दोनों आइटम को कंसीडर किया गया था, बल्कि और जो हमारा कोर इन्फ्लेशन था उनमें इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया था। तो अब देख लेते हैं क्या होता है। इन 2015 द RBI एंड द गवर्नमेंट साइंड अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मेकिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाइल बैलेंसिंग ग्रोथ। RBI ने और गवर्नमेंट ने मिलकर, देखो RBI और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर एक पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनाया, जिसके थ्रू क्या हुआ कि वो प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। उस फ्रेमवर्क के लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव तैयार किए, ग्रोथ को कैसे बैलेंस किया जाए। तो उन्होंने एक पॉलिसी ईजाद की, द RBI एक्ट 1934
1934 वाला जो आरबीआई का एक्ट था उसे अमेंड किया गया 2016 में। इसी में तो हमने सीपीआई इंडेक्स के बारे में बात की थी, है ना। In 2016 introduced the flexible inflation target FTI framework to the formally link monetary policy to inflation control, जिसके थ्रू हम क्या करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तो इस पॉलिसी के थ्रू जो हम इन्फ्लेशन की लिमिट तय की गई वो 4% तय की गई। कि हम इन्फ्लेशन को कहाँ पे रखेंगे, 4% के अराउंड रखेंगे। इसमें ±2% का हम ऊपर नीचे वेरिएशन एक्सेप्टेबल होगा। तो बेसिकली क्या होगा, 4 से 6% के बीच में हम क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को इसके बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लान 5 ईयर के लिए तैयार किया गया था, मतलब 21 से 26 तक के बीच में। बेसिकली ये 2025 तक था, लेकिन 26 तक एक्सटेंड कर ले रहे हैं। तो ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, फिर 5 साल बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं अब ये देखना है हमें। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसमें टोटल 6 लोग होते हैं, है ना। 6 लोग होते हैं। 3 आरबीआई से होंगे हमारे, 3 RBI, और 3 कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट के पास से होते हैं। जो आरबीआई के पास से होंगे उसमें कौन सा होगा, एक गवर्नर होंगे आरबीआई के, और गवर्नर, एक हो गए डिप्टी गवर्नर, और एक को क्या करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे। ऐसे करके 3 लोग आरबीआई से होते हैं। गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहे होंगे, और एक खुद आरबीआई एडवाइजर जो होंगे वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे करके 3 लोग आरबीआई से हो जाएंगे, और 3 लोग ही गवर्नमेंट से आते हैं। बेसिकली या तो ये कौन होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग होंगे, है ना, और या फिर इकोनॉमिक्स के या जो जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो लोग होंगे। तो इसमें ऐसे करके 6 लोग होते हैं। ये लोग एक साल में कितनी बार मीटिंग करते हैं, 4 बार मीटिंग करते हैं। वहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करते हैं, रेपो रेट्स के बारे में मोस्टली। मेंबर सर्व देम फॉर 4 ईयर। जो मेंबर का टाइम पीरियड होता है वो 4 साल का होता है। एक मेंबर कितने साल के लिए अपॉइंट, कितने टाइम, उसका टर्म क्या होता है, 4 साल होता है, और उसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब एक मेंबर जो बन गया वो 4 साल के लिए बनेगा, फिर उसे दोबारा रीअपॉइंट वहाँ पे नहीं करेंगे। और अगर इन केस मतलब वोट किसी कोई फैसला लेना है, उसके हक में 3 वोट पड़ गए और अगेंस्ट में 3 वोट पड़ गए, तो जो फाइनल वोट, जो टाई वोट डालेंगे, मतलब जो फाइनल वोट होगा जिसके बेस पर डिसाइड करेंगे कौन सा पॉलिसी हमें अपनानी है, तो गवर्नर वहाँ पे फाइनल वोट डालेंगे अपना, जो जिस साइड गवर्नर होंगे वो पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाएगी। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अकाउंटेबल, किस चीज़ की अकाउंटेबल है, इफ़ इन्फ्लेशन ब्रीच द बैंड फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर। मतलब जो 4 से 6% का, 6% के बीच में से अगर इसको ब्रीच कर रहा है, ब्रीच फॉर 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स में, द आरबीआई मस्ट एक्सप्लेन कॉज एंड करेक्टिव एक्शन। तो आरबीआई को क्या देना होगा, एक कॉज बताना पड़ेगा, और उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या है, उसको कैसे सही किया जा सके वो एक्सप्लेन करने होते हैं। तो ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। और इसमें कितने लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं। एक और कभी कभी पूछ लेते हैं कि आरबीआई के अपने कितने सब डिवीज़न है, तो उसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने गवर्नर होते हैं आरबीआई में, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के एक्शन लेती है, जो हमने पहले भी देखा था। 2 तरह के एक्शन होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव एक्शन, एक होते हैं क्वालिटेटिव एक्शन। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्शन में जो आते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें और वो कैसे काम करती हैं। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, CRR, SLR, ये क्या चीज़ें, इनको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स में देख लेते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट बेसिकली क्या होता है, जो आरबीआई है, आरबीआई क्या है, रीडिस्काउंटिंग करता है बिल की, क्या करता है, रीडिस्काउंटिंग। जिस रेट पर रीडिस्काउंटिंग करता है बिल्स की, उसी को बोल देते हैं बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। इट इज़ अ रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो बेसिकली एक बार देख लेते हैं कि रीडिस्काउंटिंग मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग। तो मान लो एक सेलर है, एक बायर है, ठीक है। तो सेलर ने अपना सामान बायर को बेच दिया, तो बायर क्या करेगा,
बायर, और बायर के पास क्या चला जाएगा, बिल चला जाएगा, इसको सामान मिल जाएगा, है ना। इसको सामान मिल गया, इसने कहा कि हम इतने दिन बाद आपको इतना पैसा दे देंगे, एक प्रॉमिसरी नोट मिल जाता है टाइप का कि हम इतने, मान लो 3 महीने का टाइम था, है ना, 3 महीने में इस बायर, जो बायर है इसने बोल दिया कि हम 3 महीने में आपका पैसा चुका देंगे, जब तक इसने सामान क्रेडिट पे उनको उधारी पे सामान सेलर ने बायर को बेच दिया। अब क्या हुआ कि जो सेलर है अब से 3 महीने तो वेट नहीं करना चाह रहा है, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये गया बैंक के पास, है ना। तो बैंक ने क्या किया, जो बिल था वो अपने पास रख लिया और इसको पैसे दे दिए, क्या दे दिए, पैसे, है ना। और बिल को अपने पास ले लिया, लेकिन क्या किया इसने, कुछ पैसे उसमें से काट लिए होंगे, जो बैंक ने पैसे दिए हैं सेलर को उसमें से कुछ पैसा इन्होंने काट लिया होगा। मान लो 1000 रुपये का बिल था, तो बैंक ने उसको कितने रुपए दिए होंगे, मान लो 950 रुपये दिए होंगे, है ना। अब क्या हुआ कि बैंक को भी ज़रूरत पड़ गई पैसे की। अब बैंक क्या करता है, उस बिल को लेके आरबीआई के पास जाता है। अब आरबीआई उस बिल को ले लेती है, फिर मतलब यहाँ से जाएगा वो, फिर आरबीआई उस बिल को ले लेगी और उस बिल के बदले में पैसा बैंक को दे देगी। तो जिस रेट पे आरबीआई ने पैसा बैंक को दिया होगा, मतलब 950 में तो बैंक ने, मतलब बैंक ने दिया था इसको, अब आरबीआई मान लो उसको 940 रुपये देगी बैंक को, ऐसे करके। तो फाइनली वो बिल कहाँ पहुँच जाएगा, आरबीआई के पास। तो 2 बार डिस्काउंटिंग हो गई, एक बार सेलर से बैंकर के पास गया और बैंकर से फिर कहाँ गया, आरबीआई के पास। तो 2 बार डिस्काउंटिंग हुई, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, रीडिस्काउंटिंग बोल देते हैं। और जिस रेट पर रीडिस्काउंटिंग होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बैंक रेट बोल देते हैं। तो यही हमारा है बैंक रेट। और जो करंट बैंक रेट की रेट चल रही है वो 5.75%, ये जून में ही रिवाइज हुआ है। A high bank rate discourage bank from borrowing from the RBI, thus reducing money supply and controlling inflation. तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मान लो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है तो बैंक कोई क्या है, कोई बैंक जाएगी आरबीआई के पास, आरबीआई मना कर देगी कि हम रेट डिस्काउंट कर ही नहीं रहे, या इस रेट को वो बहुत ज़्यादा हाई कर देगी, मतलब बैंक को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रेट चुकानी पड़ेगी। मान लो पहले 1000 रुपये का बिल था तो पहले रीडिस्काउंटिंग 990 रुपये मिल जा रहे थे बैंक को, लेकिन अब क्या करेगा, आरबीआई ने लिमिट बढ़ा दी, तो अब वो क्या करेगी, 900 रुपये देगी, है ना, बैंक को। तो इसमें क्या हुआ कि बैंक को घाटा हो जाएगा, तो बैंक क्या करेंगे, फिर आरबीआई के पास जाएंगे ही नहीं, वो वेट करेंगे कि जो हमारा बॉन्ड है वो खुद ही मिच्योर हो जाए, या प्रॉमिसरी नोट है वो खुद मिच्योर हो जाए, और जब जाके वो जो हमारा बायर है उससे पैसा ले लेंगी। तो यही होता है हमारा बैंक रेट, और कैसे उसे वो कंट्रोल करते हैं। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, हो सकता है। उसके बाद है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मतलब कौन सी चीज़ आते हैं, रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, इसमें आते हैं CRR एंड SLR। CRR क्या होता है कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट मस्ट बी केप्ट इन कैश विद द आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, बैंकों के लिए एक वो बना देती है, गाइडलाइन बना देती है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का एक सर्टेन परसेंटेज उनको कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है बैंक को, ठीक है। तो फिलहाल में कितना चल रहा है, 3%, इससे पहले 4% था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब ये 3% हो गया है, ठीक है। तो बैंक को अपने जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का 3% कहाँ रखना होगा, आरबीआई के पास जमा करना होता है, ठीक है। मतलब इस केस में भी 3% रखना है, वैसे नॉर्मली जितना सिर्फ बैंक वो जो आरबीआई फिक्स करेगी उतना रखना होता है। तो उन जो अब बैंक को ये पैसा यहाँ पर रखना होता है, तो इससे क्या हुआ कि जो ये वाला बैंक पैसा जो बैंक में रखा है, आरबीआई के पास रखा है, इस पर कोई इसने क्या नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर जैसे ही बैंक अगर इस रेट को और बढ़ा देगी, मान लो 10% कर दिया, तो अब बैंक को और ज़्यादा पैसा रखना होगा,
तो मतलब क्या है, बैंक के पास से लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो बैंक क्या लोन लोगों को कम दे पाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और आरबीआई चाह रहा है कि बैंक ज़्यादा का वो मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रहा है मार्केट में, तो आरबीआई की लिमिट को वो मान लो 1% कर देगी, जिससे क्या होगा कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा अपने पास, तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। तो यही होता है हमारा CRR। इसकी कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है, जो आरबीआई खुद से डिसाइड से करता है। ये डेटा क्या है, करेंट डेटा, ये चेंज होता रहता है, तो इसको जब कभी भी आप देख रहे हैं तो इसको एक बार चेक कर लेना खुद से। अब देखो CLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसकी लिमिट होती है 0 से 40%। ये पैसा होता है, या पैसा बोलो या सिक्योरिटी गोल्ड कुछ भी हो, जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का क्या है इनको, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ NDTL दैट्स बैंक मस्ट मेंटेन इन फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड और अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो बैंक होती हैं उनको एक अमाउंट ऑफ मनी बोल सकते हैं, एक सम ऑफ मनी अपने पास रखना होता है फिक्स, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। आरबीआई उस लिमिट को सेट कर देती है, अभी के लिए 18% है ये लिमिट, ठीक है। तो 18% मतलब 18% पैसा कैश गोल्ड या अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपने पास बैंक को रखना होता है। CRR कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास, और SLR बैंक के पास खुद रहता है, लेकिन वो फिक्स्ड रहता है, उसे वो लोन की फॉर्म में दे नहीं सकते। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 0% और मैक्सिमम 40% हो सकती है। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अगर CLR की रेट हाई है इसका मतलब क्या है, रिड्यूज लिक्विडिटी एंड क्रेडिट क्रिएशन। अगर CLR की लिमिट हाई सेट कर रखी है तो इसका मतलब क्या होगा कि आरबीआई चाह रहा है कि बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखें, ज़्यादा लोन ना दें, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेगा, मतलब मनी सप्लाई को कम कर लेगा। अगर लोअर SLR है तो ये मान लो अब 10% हो गया 18 से, तो बैंक क्या होगा, ज़्यादा पैसा दे पाएगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा फंड अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके फॉर्म में क्या होगा कि बैंक वो क्या बोल सकते हैं, मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा। तो ये इसमें दो होते हैं हमारे, एक होता है CRR, एक होता है SLR। उसका पेनल्टी फॉर नॉट मेंटेनिंग SLR, अगर कोई अभी फ़िलहाल से आरबीआई ने 18% SLR मेंटेन करने को बोला है, और कोई बैंक 18% SLR मेंटेन नहीं कर रही और ये आरबीआई को पता पड़ गया, तो आरबीआई उस पर क्या करती है, पेनल्टी लगाती है। वो पेनल्टी कौन सी होती है, बैंक रेट प्लस 3% पर एनम। बैंक रेट हमने भी यहाँ पे पढ़ा था ना, ये बैंक रेट जिसपे बिल रीडिस्काउंट होते हैं, तो बैंक रेट प्लस 3% पर एनम। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे एक बार बोलने के बाद भी, तो फिर क्या करेगा आरबीआई, बैंक रेट प्लस 5% पर एनम पेनल्टी चार्ज करता है। इसके बाद देख लेते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को या इन्फ्लेशन को। इट अलाउ बैंक टू बोरो मनी थ्रू रेपो और लैंड मनी थ्रू रिजर्व रेपो टू एडजस्ट लिक्विडिटी ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। तो रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली रेपो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई लोन देता है बैंक को, द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू बैंक। जो आरबीआई है वो किसको लोन दे रहा है, बैंक को लोन दे रहा है, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट, है ना। और इसके बदले इसको लोन मिलता है और इसको क्या मिलती है, सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह होंगी, वो उनको कोलेट्रल के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करनी होती हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि मान लो बैंक है, अब इसके क्या है, एक्सेस पैसा है, तो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा और इस पैसे को यहाँ पर जमा कर देगा, है ना। इस पैसे को यहाँ पे जमा कर देगा, और जो इसने पैसा जमा किया है अब इस पैसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अभी ये कितना चल रहा है, 3.350% चल रहा है ना, अभी के हिसाब से, जून के हिसाब से 3.350% चल रहा है। अगर कोई बैंक अपना पैसा कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास। जैसे हमारे पास भी अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास चले जाते हैं और अपने पैसा बैंक में रख देते हैं, जिसमें हमें बैंक क्या देती है, ब्याज देती है, लोन इंटरेस्ट देती है। ऐसे ही अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो क्या करती हैं, फिर
आरबीआई के पास चली जाती हैं। वो अपना पैसा कहाँ रखती हैं? आरबीआई में रखती हैं। तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट रेट देता है, इंटरेस्ट पे करता है उनके रखे हुए पैसे पर। तो इसी को बोलते हैं रिजर्व रेपो, रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली इसे ट्रिपल आर के फॉर्म में हम लिखते हैं, इसे आर आर लिख देते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है? जितने में पैसा मतलब जिस रेट पर आरबीआई लोन देती है किसको? बैंक को। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि बैंक अपना पैसा जमा कर देती है आरबीआई में, उस पर उन्हें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अभी जो करंट रेट है वो 5.50 चल रहा है। इसको बेसिस बोलते हैं हम। 5.50 बेसिस, इसको वो बेसिस के फॉर्म में बोलते हैं, है ना। ये 3.350 बेसिस। तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ये क्या होता है? आ फैसिलिटी दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 2011 बाय नरसिम्हन कमेटी। ये क्या करती है? अंडर दिस कमेटी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैविंग करेंट अकाउंट विद आरबीआई कैन अवेल ऑफ एन ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज outstanding at the end of second preceding fortnight against government securities as a collateral। ये क्या है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ है कि बेसिकली नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का 1% ओवरनाइट के लिए बैंकों को लोन देती है। क्या कौन देती है? आरबीआई। ये क्या होता है? हमारा जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड है उससे अलग होता है हमारा जी, उसके अबव ये अबव ले सकते हैं, है ना। ओवर एंड अबव, उसके ओवर एंड अबव जाके ये पैसा ले सकते हैं। एमएसएफ बीइंग पीनल रेट, द रेट इंटरेस्ट अंडर एमएसपी इज 25 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो रेट। जितना हमें रेपो रेट मिल रहा था 5.50%, इसमें अगर हम 2.25 बेसिस हाई रहती है। एमएसएफ की जो रेट रहती है वो 2.25 बेसिस क्या रहती है? हाई रहती है। BAI। ठीक है। तो ये जो हमारी रेपो रेट है उससे कितना ज़्यादा रहता है? 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहता है। और ये क्या होती है? 1% लोन ले सकती हैं बैंक। किसका है 1%? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का। यही होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज़ को खरीदती है या बेचती है। अगर वो सिक्योरिटी को खरीद रही है तो मतलब वो चाहती है कि मार्केट में पैसा जाए, और अगर वो चाहते हैं कि मार्केट में पैसा कम हो, है ना, मार्केट में पैसा कम हो तो क्या करती है? मार्केट में पैसा कम होगा तो क्या होगा? वो सिक्योरिटीज़ को लोगों को बेच देगी, जिससे लोग सिक्योरिटी को ले लेंगे और पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। तो यही होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि वो सिक्योरिटीज़ को खरीदती है और बेचती है। आरबीआई बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। बाइंग सिक्योरिटीज़ इंक्रीज लिक्विडिटी वाइल सेलिंग रिड्यूज इट। अगर वो खरीद रही है मार्केट से सिक्योरिटीज़ तो क्या चाह रही है आरबीआई? अगर वो मार्केट से सिक्योरिटीज़ आरबीआई अपने पास ले रही है, सिक्योरिटीज अपने पास गए तो मतलब यहाँ पे कैश आएगा ज़्यादा। ऐसे करके आप देख सकते हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या थी कि जब इंडिया में एक एक्सेस फ्लो ऑफ मनी आ गया था, मतलब बाहर का पैसा बहुत आ गया था इंडिया में, तो उसको जब सोकअप करने के लिए, कि ओवर सप्लाई ऑफ मनी हो गई थी, उसको सोक करने के लिए, उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए ओवर सप्लाई को, तो ये स्कीम लाई गई थी। कब? 2004 में। It absorbs excess liquidity from the banking system that arises from large capital inflow or sudden increase in the government spending. The RBI sell special government securities। इसकी स्कीम के थ्रू स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची गई, कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड अंडर दिस स्कीम। तो इतना ही हमें इसके बारे में देखना है। और सब ये लिखा हुआ है कि 2004 में आई मार्केट स्टेबलाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज, वो सब आप एक बार देख लीजिएगा।
लेकिन इसमें जो दो टर्म्स थी जो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद है टर्म रेपो, ये भी होता है एक तरीका टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने के लिए मार्केट में टर्म रेपो को हमने इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके थ्रू हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म जो पैसा है या मनी है वो मार्केट में क्या है अवेलेबल कराती है आरबीआई। ये फैसिलिटी कब लॉन्च की गई थी? 2013 में लॉन्च किया था। आरबीआई प्रोवाइड फंड टू बैंक फॉर फिक्स्ड टर्म या यूजली 7, 14 और 20 डेज के लिए आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगी और वो बैंकों को पैसा देगा। अनलाइक ओवरनाइट रेपो दीज हैव लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड। रेपो से ज़्यादा इनकी क्या होती हैं, जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे 28 डेज भी है। द इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय ऑक्शन, ऑक्शन के थ्रू डिसाइड होती है इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। इम्प्रूव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करता है। हाउ आरबीआई रेट चेंज रीच द ब्रॉडर इकोनॉमी। ओके, इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ टर्म मनी मार्केट। जो आरबीआई है वो एक टर्म मनी मार्केट को डेवलप करना चाह रही है। टर्म मनी मार्केट होता क्या है? टर्म मनी लैंड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन बिटवीन बैंक्स, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू बैंक टू मैनेज लिक्विडिटी इन द मीडियम टर्म। ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे बैंक क्या करें मीडियम टर्म के लिए जो उनकी लिक्विडिटी के इशू हैं उनको वो मैनेज कर सकें। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि किस समय को क्या मतलब किस मनी को कौन सी मनी बोलते हैं। ये यहाँ पर रिलेटेड नहीं था, लेकिन जो यहाँ पर जिस ये डेज की बात की थी तो कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जब एक दिन के लिए लोन लेते तो उसको कॉल मनी बोलते हैं। 2 से 14 दिन के लिए मनी लेते हैं 2 to 14 डेज तो उसको नोटिस मनी बोलते हैं। और मोर देन 14 डे होगा तो उसको हम टर्म मनी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है आपका। बस ये हमें पता होना चाहिए कि जो टाइप को मनी को क्या बोलते हैं और उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। कॉल मनी एक दिन के लिए होता है, नोटिस मनी 2 to 14 डे एंड टर्म मनी फॉर मोर देन 14 डेज। तो ये हमारे हो गए क्वालिटेटिव टेक्निक जिसमें हमने कि 7 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से? पहला था हमारा बैंक रेट जिसमें हम रीडिस्काउंटिंग करता है आरबीआई। दूसरा था हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट, सीआरआर और एसएलआर को कैसे मेंटेन करना होता है, ये हमने यहाँ पे देखा। फिर था हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ जैसे रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। फिर आ गया हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। फिर था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन जहाँ सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये तो एक स्पेशल स्कीम आई थी 2004 के टाइम पे। और एक टर्म रेपो, यहाँ पर आप मीडियम शॉर्ट और मीडियम टर्म में मनी को इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे? मार्केट में। मार्केट को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे। कॉल मनी किसको बोलते हैं? एक दिन के लोन को कॉल मनी बोलते हैं। 2 to 14 डेज के लिए जो लोन लिया गया उसको नोटिस मनी बोलते हैं। और मोर देन 14 डे को हम टर्म मनी बोलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्वान्टिटेटिव टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मार्जिन पहला है उसमें हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड द लोन अमाउंट ग्रांटेड अगेंस्ट इट। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो पैसा रखा है वो हमने जो बैंकों के पास अपना कोई सामान रखा है उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन उसके बदले में हमें बैंक क्या करता है कम पैसा ही प्रोवाइड करता है ना। तो इसके थ्रू बेसिकली आरबीआई करना क्या चाहता है कि आपने पैसा तो ज़्यादा रखा, मतलब सामान बैंक में ज़्यादा का रखा। आप जो गोल्ड रख के आए, मान लो बैंक में अगर आपने गोल्ड लोन भी लिया है तो आप जो गोल्ड रख के आए उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन उसके बदले आपको जो पैसा मिला है वो कम मिला है। तो यही इसी तरह वो क्या करते हैं क्या जो एक मार्जिन सेट कर देते हैं जिसके थ्रू मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करते हैं। अगर मार्जिन को वो कम कर देंगे तो मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, और मार्जिन ज़्यादा रख देंगे तो मतलब वो चाह रहे हैं कि मार्केट में पैसा कम जाए, तो वो मनी सप्लाई को कम कर लेंगे। तो यही होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या है? क्रेडिट गिवन बाय कमर्शियल बैंक इंस्टॉलमेंट फॉर बाइंग ड्यूरेबल गुड्स इज नोन एज कंज्यूमर क्रेडिट। बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई सामान खरीदा क्रेडिट पे, तो बैंक क्या करेगा? इंक्रीज डाउन पेमेंट बढ़ा देगा कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा पहले। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट
कम बना देगा कि पहले आपको 4 इंस्टॉलमेंट पैसा देना था तो अब आपको 2 में ही देना होगा। इससे बैंक क्या चाह रहा है कि आप क्या करें, कम खर्च करें। आप मतलब चाह रहा है कि एक स्लो डाउन आए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई हुई, तो बैंक चाह रहा है कि लोग थोड़ा सा रुकें और जो प्राइस हाई जा रहे हैं चीज़ों के, क्योंकि डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो उसको वो कंट्रोल करना चाह रहा है। तो वो क्रेडिट रेगुलेशन के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, या तो इंस्टॉलमेंट बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। मोरल सुएसन में क्या होता है, इट मीन जेंटल प्रेशर। क्या करते हैं, लोगों को परस्यूट करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एडवाइज करते हैं। आरबीआई रिक्वेस्ट और एडवाइज बैंक टू फॉलो इट्स पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। इट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी एंड बेस्ड अपॉन आरबीआई इन्फ्लुएंस ओवर द बैंक। ये ऐसे कम वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन बैंक उनसे बोलता है, अपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अपने पावर्स के थ्रू। आरबीआई उन्हें इन्फ्लुएंस करता है अपने पावर के थ्रू। डायरेक्ट एक्शन में क्या करता है बैंक, इफ़ द बैंक डज नॉट कंप्लाई विद आरबीआई पॉलिसी, अगर कोई बैंक आरबीआई पॉलिसी को कंप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। रिफ्यूज़ टू री डिस्काउंट बिल, क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ कर देगा री डिस्काउंट करने से बिल्स को। इम्पोज पेनल्टीज़ एंड इंटरेस्ट रेट पेनल्टीज़ लगा देगा उन पर। टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, उनसे जवाब मांग लेगा कि वो क्यों नहीं कर रहे ऐसा। दिस इज़ अ मोर अग्रेसिव मेथड देन मोरल सुएसन। जी क्या है, डायरेक्ट एक्शन क्या है, अग्रेसिव अप्रोच है, किसके कंपेरिजन में, मोरल सुएसन के कंपेरिजन में। राशनिंग ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सीलिंग, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई क्या करता है, लिमिट सेट कर देता है कि इस सेक्टर को आप इतना ही पैसा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं दे सकते। तो ये होता है हमारा क्रेडिट राशनिंग। आरबीआई फिक्स लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक कैन एक्सटेंड टू सर्टेन सेक्टर। दिस स्ट्रिक्ट एक्सेसिव लैंडिंग एंड इंश्योर क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी और असेंशियल सेक्टर ओनली। इससे क्या होगा कि जिस सेक्टर में आरबीआई का फिक्स कर देगा कि इस सेक्टर में आप इतना ही पैसा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो इससे क्या होगा कि जो ज़रूरी सेक्टर हैं पैसा उधर की तरफ डाइवर्ज किया जा सके। एक कंडीशन आती है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। एक स्पेशल केस बन जाता है, ये क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप। इस केस में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट हैं जितने भी हम लोन लेते हैं वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन लोग तब भी क्या कर रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बेसिक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर सस्ता लोन मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अगर सस्ता लोन मिल रहा है, लोन सस्ता मिलता है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप में क्या है कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो बट पीपल डज नॉट इन्वेस्ट स्पेंड और इन्वेस्ट। इवन इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीज द मनी सप्लाई पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश। जो आरबीआई चाह रहा है वो भी चाह रहा है कि मार्केट में और मनी सप्लाई बढ़ा दो, और पैसा अवेलेबल करा दो, जिससे लोगों के पास कैश अवेलेबल हो, तो कैश अवेलेबल हो तो वो खरीद और बेच करें, मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो एक्सेलरेट करें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, सामान को खरीद या बेच नहीं रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक स्लो कंडीशन आ गई है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी फेल टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन सच सिचुएशन। वही ना, मनी सप्लाई बढ़ा दी है आपने, तब भी वो ऐसी सिचुएशन परसिस्ट कर जा रही है। द डिमांड ऑफ मनी बिकम परफेक्टली इलास्टिक। पीपल डिमांड एनी अमाउंट ऑफ मनी एट गिवन प्रेवेलिंग लो इंटरेस्ट रेट। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग क्या नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो उसी को हम बोल देते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पर ये कर्व भी दिखाया गया इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे क्या देखो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया कर्व, मतलब परफेक्टली हो गई, क्या हो गया, जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। देखो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे करके हो, हमने जो ग्राफ पढ़ा था इलास्टिसिटी में, अगर ऐसे करके था तो परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जा रहा था, तो क्या था, परफेक्टली इन इलास्टिक हो रहा था। यहाँ पे इन इलास्टिक, और ये क्या, इलास्टिक। तो मनी सप्लाई बिल्कुल कैसे हुई, इलास्टिक हो गई है, लेकिन लोग फिर भी खर्च यहाँ पे कर रही है, बिल्कुल होल्ड करके रखा हुआ है पैसे को। तो ये दिस इज वाज द ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक भी पढ़ ली। ये हमारी दोनों हो गई।
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक को हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर दिए। तो गवर्नमेंट किसके थ्रू कर दिए? फिजिकल पॉलिसी के थ्रू करती है। जो गवर्नमेंट है वो कौन सी पॉलिसी बनाती है? फिजिकल पॉलिसी बनाती है। और आरबीआई क्या बनाती है? मॉनिटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए इन फैक्टर्स यूज करते हैं। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट एडजस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड मैनेज प्राइस स्टेबिलिटी। जो आपने देखा होगा बजट भाषण भी करते हैं, तो बजट भाषण होता है बेसिकली वो इसी चीज़ के लिए होता है। वो बजटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे पैसा कहाँ खर्च करना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस सेक्टर में कितनी होगी और कहाँ से कटौती करनी है। वो सब क्या करते हैं, क्यों करते हैं? प्राइस स्टेबल रखने के लिए और मार्केट को स्टेबलाइज बनाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। बेसिक फंडा होता है वहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कुछ टूल्स हैं हमारे फिजिकल पॉलिसी के: पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, डिफिसिट कंट्रोल, टारगेट सब्सिडीज। तो टैक्सेशन क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या होता है, किसी सेक्टर से गवर्नमेंट टैक्स हटा लेती है ना। तो टैक्स हटा लेगी तो उससे क्या होगा कि उस तरह की एक्टिविटी बढ़ने लग जाएंगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, क्योंकि टैक्स लोगों को कम देना पड़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। पैसा ज़्यादा बचेगा तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज़ कर देगी, इससे क्या होगा कि लोगों के पास कैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा तो लोग जो हमारे खर्चे हैं वो मतलब जो डिमांड क्रिएट कर रहे थे वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगी वहाँ पे, जिसके के पास वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इम्पोजिंग टैक्स ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दो तरीके से इम्पोज करते हैं। हायर टैक्स रिड्यूज डिस्पोजेबल इनकम, हायर टैक्स लगा देंगे तो इनकम लोगों के पास कम बचेगी। विच रिड्यूस द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस हैं जो कमोडिटी को, उनको वो स्टेबलाइजेशन दे सकते हैं। पब्लिक बोरोइंग, रेजिंग मनी बाय इशूइंग बॉन्ड, टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक एंड फाइनेंशियल मार्केट। पब्लिक बोरोइंग की तो क्या कर रही है कि गवर्नमेंट पैसा ले लेती है लोगों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इससे क्या होता है, दिस रिमूव एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम इकोनॉमी, रिड्यूसिंग एक्सेसिव डिमांड एंड ईजिंग इन्फ्लेशन, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को ईज करता है। डिफिसिट कंट्रोल, रिड्यूस द गैप बिटवीन गवर्नमेंट इनकम एंड स्पेंडिंग। लो डिफिसिट मीन लेस बोरोइंग एंड लेस मनी इन सर्कुलेशन, हेल्पिंग स्टेबलाइजिंग प्राइस। तो ऐसे करके क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे जो इन्फ्लेशन है या प्राइस हैं कमोडिटी को, उसको कंट्रोल रखने के लिए यूज की जाती है। सो ये फिजिकल पॉलिसी में से इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, बेसिकली उनका मेन फोकस मॉनेटरी पॉलिसी पर रहता है। लेकिन हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये इसको कौन देता है, इसके कौन कौन सी टूल्स होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे ये डिफरेंस है दोनों मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी में। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिलेटेड टू मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट कंट्रोल। ये हमने मनी सप्लाई के बारे में ही सारी बात की थी, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की थी। लेकिन फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात होती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो आरबीआई कंट्रोल करता है, फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के थ्रू करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू देखती है। इसमें मेन टूल्स क्या होते हैं, इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी उसमें CLR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, मोरल सॉल्यूशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब किए जाते हैं। बल्कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है, टैक्सेशन लगा देते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं, पब्लिक बोरोइंग एंड सब्सिडीज़ होती हैं इसके जो टूल्स होते हैं। पर्पज़ क्या है दोनों का, कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज करेंसी, मैनेज लिक्विडिटी, है ना। यहाँ पे बेसिकली फोकस रहता है जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकें, करेंसी को स्टेबलाइज कर सकें। लेकिन जो हमारा फिजिकल पॉलिसी होता है उसमें क्या होता है, मैनेज ग्रोथ। यहाँ पे इकोनॉमी को लेके बहुत बात करते हैं, जो सरकार होती है बेसिकली इकोनॉमी को लेके हर वक्त बात करती रहती है और एम्प्लॉयमेंट को लेके भी बात करती है ना। कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड जनरेट जॉब्स, वही मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला अभी। एरिया फोकस,
सप्लाई ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, और यहाँ पे फोकस होता है पब्लिक इनकम एंड स्पेंडिंग्स कैसे हो रही हैं। टाइम लैग, ये थोड़ी सी फास्टर होती है मॉनेटरी पॉलिसी और ये स्लोअर होती है। टाइप ऑफ कंट्रोल, यहाँ डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक होती हैं और बैंक पे इंटरेस्ट रेट के थ्रू हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्ट होती है, यहाँ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन के थ्रू डायरेक्ट हम लोगों से ही, गवर्नमेंट डायरेक्ट डील कर रही है लोगों के साथ। लेकिन जो आरबीआई होती है वो किसके थ्रू डील करती है, बैंकों के थ्रू, है ना। और बैंक क्या करते हैं, बैंक लेन देन करती है लोगों के साथ, कस्टमर के साथ, है ना। लेकिन आरबीआई सीधे लोगों के पास नहीं जाती है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो सरकार है वो पॉलिसी बनाती है और टैक्स डायरेक्ट लेती है लोगों से, उसमें कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए एक ऐसा डायरेक्ट एक्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। क्वेश्चन इसी टेबल में से ही आएगा अगर पूछा जाएगा तो, या वो अगर करेंट डेटा पे जाएंगे तो वो CLR SLR इन सब की रेट्स पूछ लेंगे कि करेंट रेट क्या चल रहा है। ये दो तरह के क्वेश्चन ही यहाँ से बेसिकली बनते हैं, या तो वो करेंट डेटा पर चले जाएंगे या फिर इस टेबल में से कोई एक सवाल पूछ लेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है या इसके क्या पर्पज़ है, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, बस यही यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पुट किए जाते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे।